हेलो एवरीबॉडी, आज एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं और आप सभी जान करके अपने आप में काफ़ी मोटिवेटेड होंगे कि आज हमारे साथ हैं हमारे राहुल पारिक जी, जिन्होंने अभी 2023 सीजीएल के अंदर ARI 13 जो है क्रैप की है। तो बात करते हैं आज किस तरीके से जो MEA में भाई ने सिलेक्शन लिया, किस तरीके से इनकी जर्नी रही, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स रहे, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख पाए। तो वो सभी क्वेश्चंस आज हम आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं। तो राहुल जी, सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमारे अड्डा 24/7 परिवार में। इसी के साथ चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपकी जो बातें रही किस तरीके से रही, सारी 1-to-1 क्वेश्चंस करने वाले। सबसे फर्स्ट थिंग, आप अपनी तरफ से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब आप सीजीएल की जो ये जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में सिलेक्शन लेनी बड़ी बात नहीं है, ये पूरी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख पाए, किस तरीके से आपकी यात्रा शुरू हुई, तो एक बार आप अपनी थोड़ी जर्नी जो है उसको सभी बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके यहाँ पर। और ओवरऑल अगर जर्नी की बात करें तो मैं बेसिकली राजस्थान के नागौर जिले में डूडियाना गांव से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटा सा गांव है डूडियाना गांव, मेड़ता के पास में पड़ता है जी। हाँ, और स्कूलिंग वगैरह गांव से की मैंने, फिर हाई स्कूल भी गांव के पास से किया था, फिर अजमेर से मैंने BSc किया था PCM में जी। उसके बाद फिर मैं ये तैयारी करने आ गया था इधर। तो मैंने तैयारी तो नॉर्मली सेल्फ ही की है ज़्यादातर, और यही है। बाकी अभी 2023 में मेरा CGL के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 13 के साथ ASO इन ME की पोस्ट पे हुआ है सिलेक्शन। आपकी यही पोस्ट प्रेफरेंस थी? हाँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी। आपकी अगर मैं 5 प्रेफरेंस बताऊं तो ऑर्डर बता पाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐसे डाउट था कि क्या पहले बढ़ना चाहिए, क्या बाद में बढ़ना चाहिए। तैयारी से ज़्यादा मुश्किल तो ये होता है कि क्या बढ़ना चाहिए। तो मेरी प्रेफरेंस ऐसे थी कि फर्स्ट मेरा क्लियर था ASO इन ME, देन सेकंड पे मैं थोड़ा डाउटफुल था कि ITI भरूँ या CSS, तो आई वेंट फॉर CSS। देन थर्ड वाज ITI एंड फोर्थ मैंने AA भरा था, क्योंकि मैंने AA को पेपर भी दिया था, तो वो मेरी फोर्थ प्रेफरेंस थी। और फिफ्थ पे मैंने एक्साइज भरा था, एक्साइज इंस्पेक्टर। फिफ्थ पे एक्साइज था। हाँ, मेनली यही चीज़ मैं भी मतलब नोटिस कर रहा था। बिल्कुल। और राहुल, वन मोर क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सो मैं कोई नया नहीं हूँ, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 96। 96 है? यस, 96 सर मेरी भी। अरे वाह सर, वेरी गुड। तो कह सकते हैं काफी मतलब एक तरीके से आपने टाइम टू टाइम लंबी जर्नी रही है ये मेरी। कोई आसान मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाल दिया, वो नहीं है मेरा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था आपकी बार? सो अगर टेक्निकली देखें तो 17 से मेरा अटेम्प्ट चल रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 2 and 3। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी रही, इसमें आपने जैसे अब की बार AAR 13 के साथ सिलेक्शन लिया, अपनी फेवरेट पोस्ट में आपने जो सिलेक्शन लिया, इससे पहले भी आपने कोई बाकी एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हुए थे या किस तरीके से रही वो प्रोसेस? एक्चुअली सर मैं इसको सक्सेस से ज़्यादा तो एक तरह से फेलियर की जर्नी भी कहूँगा, क्योंकि ऑल्दो ये है कि हर बार मेरा प्री निकल रहा था जी। 17 को अगर छोड़ दिया जाए तो 18 से लगातार मैं पास हो रहा हूँ, प्री तो कम से कम निकल ही रहा है। तो 18 में भी मैं फाइनल तक पहुँचा था, DB तक गया था, फाइनल में बाहर हुआ था। सेम टू सेम 19 में भी कंप्लीट पूरा प्रोसेस किया था, DB तक गया था, फाइनल बाहर हुआ था। 20 में भी मैंने प्री क्लियर, टायर 2 क्लियर, टायर 3 क्लियर, ऐसा हुआ था। 21 में मैंने मेंस दिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं हर बार रह जाता हूँ, होता है सर, एक टाइम के बाद ये फीलिंग्स आने लग जाती है। 21 में मैंने मेंस नहीं दिया था। यस। फिर 22 से मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिला था, और 23 में आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा मैंने MTS निकाला था, MTS 2019। उसके थ्रू मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पावर में MTS की मतलब मैंने जॉब की थी काफ़ी टाइम। अच्छा। फिर CHSL से मेरा पोस्टल असिस्टेंट में हो गया था। अरे वाह, ग्रेट। मतलब ये बैक टू बैक उसके बाद हुआ है, मतलब ये ऐसा नहीं कि पहले ये हुआ, फिर मतलब पहले MTS, फिर CHSL, फिर CGL। तो आप इस अपनी जर्नी के दौरान बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि यदि आप जैसे CGL को टारगेट करके जा रहे हैं, बिल्कुल वेल एंड गुड, बट इसी बीच में यदि आपको MTS की अपॉर्चुनिटी मिलती है, CHSL मिलती है, तो आप उनको भी ग्रैब कर सकते हैं। एक्चुअली गो फॉर इट, बिल्कुल। क्योंकि पता है MTS वगैरह ऐसी जॉब है ना जहाँ रह के आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, और एक मोटिवेशन बना रहता है कि यार अपने पास एक मतलब जो नॉर्मली SSC की तैयारी में जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं या फिर नॉर्मल फैमिली से हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर लोगों के लिए होता है कि एक नौकरी चाहिए, स्टेबल नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो MTS बहुत अच्छी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर किसी को पहले मिल रही हो तो मेरे हिसाब से उसको करनी चाहिए। सैलरी कितनी होती है SSC MTS की रियल जो आप जो आपको इन हैंड मिलती है? एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था, अभी तो और बढ़ गई है आई थिंक, क्योंकि DA भी बढ़ा है, चीज़ें बढ़ी है। तो 30,000 थी जब मैं था। 30,000 यार बहुत अच्छी सैलरी है अगर मैं बताऊं। बिल्कुल सर।
और एक 10th एलिजिबिलिटी एक्चुअली 5 डे वर्किंग होता है और अच्छा, एमटीएस में 5 day इतना working। ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता, वर्कलोड भी नहीं है। जो मैंने देखा है पर्सनली। राहुल पूरी समरी है एसएससी Yes, sir। एग्जाम्स की, इन्होंने एमटीएस भी निकाला, सीएचएसएल भी निकाला, बिल्कुल, PSA बिल्कुल। इन्होंने अपने सिलेक्शन पोस्ट भी मैंने Selection post भी और सबसे- सिलेक्शन पोस्ट भी निकाला। यस सर। अच्छा, ये बहुत एक यूनिक बात है कि सब बच्चे एमटीएस देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, पर सब लोग सिलेक्शन पोस्ट भूल जाते हैं, बिल्कुल एक्चुअली क्योंकि उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट है ना सर। बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें अप्लाई करूँ कि नहीं, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से कंपटीशन कम है उसमें। हाँ, वो अगर आप बहुत अच्छी कोर एग्जाम point है, देखो, एक बिल्कुल। ही पोस्ट के We लिए should go for लाखों it। बच्चे, तो सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बताओ यार थोड़ा सा। जी। तो मुझे भी पहले आइडिया नहीं था। जब सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आती हमको लगता था कि ये कुछ अलग है, पता नहीं क्या है। क्या हुआ था कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के टाइम मुझे पता लगा कि ये एक एग्ज़ाम है और इसमें भी नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं जिनके लिए कोई भी अलग क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी कह सको कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसमें नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। तो मैंने अप्लाई किया था सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 में। तो उसके थ्रू अभी मुझे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट मिली। तो मुझे लगा कि यार ये हर जो बंदा है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसको सिलेक्शन पोस्ट बढ़ना बढ़ना चाहिए, ही चाहिए, बिल्कुल, बढ़ना ही बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस। और सर पता है सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा है, जैसे अपने सीजीएल में मैं बता रही पोस्ट है, सबके sir। साथ एक साथ ही अप्लाई हो जाता Exactly। है ना। जेएसओ का डब्ल्यूओ का पेपर अलग है। बिल्कुल सिलेक्शन पोस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है कि यार ये सारे जोन्स है, ये सारे डिफरेंट पोस्ट है, इस इसकी एलिजिबिलिटी है ना। आप बहुत क्लियर हो कि यार मेरा जो सपोज कोई ये पर्टिकुलर पोस्ट है ना, उसके लिए एक छोटा सा क्राउड ही है जो उसके लिए हाँ, बैठेगा। उसमें आप देखो खुद का ढूंढो कि competition यार इस चीज comparatively में काफी कम है सर। मेरे लिए ये पोस्ट अच्छी है, मैं इस जोन में काम करना चाहूँ, ये पेपर देता हूँ, बढ़िया बिल्कुल। काम हो जाता है। और उसमें पता है एक पोस्ट वाइज अप्लाई होता है। Post wise आपको apply अप्लाई करना है तो आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए Post, अप्लाई करते हैं, हाँ। एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करते। एग्जाम के लिए apply नहीं करते, पोस्ट के लिए तो apply उससे क्या कंपटीशन भी कम हो जाता है और वही कैंडिडेट जाते हैं जो डिजायर करते हो, उस पोस्ट को जाना चाहते हो उसमें। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा बच्चों की तरफ से। जैसे आपने बताया जर्नी आपकी स्टार्ट होती है 2017 से, और स्टार्टिंग की आई थिंक स्टार्टिंग की जो आपकी 3 इयर्स रही उसमें आप बैक टू बैक फेलियर का जो सामना करते रहे, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाए? जो समाज से क्रिटिसिज्म मिलता है ना, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है भाई तेरे से नहीं होगा, तो उस दौरान आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाए? फेलियर की बात करूँ तो मतलब मैंने सबसे पहले जब शुरू किया था मैंने स्टेट के एग्ज़ाम भी दिए थे, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। फिर बैंकिंग के दिए थे 1-2, बैंकिंग में तो प्री भी नहीं निकला किसी एग्ज़ाम में शुरुआत में, होता ना है कई बार बैंक इस तरीके से, पीओ बिल्कुल। क्लर्क किसी में। सीजीएल के दिए थे तो उसमें भी नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा था मोटिवेशन का तो था कि क्या मतलब थोड़ा सा सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता कई बार। तो हाँ। वहाँ यही होता है कि आप रेगुलर अगर बने रहेंगे जर्नी में, और अगर आपने अपना बना रखा है कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, अगर आप स्टडी पर फोकस रहेंगे, इस बातों को नहीं सोचेंगे कि मतलब मुझे जॉब चाहिए या मैं ये करूँगा, ऑल्दो अल्टीमेट गोल वही है हमारा कि हमको जॉब लेनी है। बट अगर आपने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मैं सुबह उठूँगा, पढ़ूंगा, ये करूँगा, तो उससे क्या होगा, आप बिजी हो गए। अगर आप बिजी रहेंगे ना तो आपको ये चीज़ थोड़ी कम अखरेगी, बाकी होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँ कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन चीज आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए कह सकते हैं आपने एक प्रॉपर टाइम आपके पास स्केड्यूल होना फॉलो चाहिए किया। करने को, दिन में कुछ करने को होना चाहिए। हाँ। खाली बैठोगे तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी आपको। अगर आप कर रहे हो तो क्या होता है, कई बार हमारी जो जर्नी होती है ना वही हमको मोटिवेशन देती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं डेली, टारगेट अचीव कर रहे हैं कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल। और अगर वो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है तो आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे उसी से, हाँ। कि यार मैंने ये कर लिया है, हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप सारी चीजों को एक्शन की तरफ डाल रहे हैं। बिल्कुल, यदि हम बिल्कुल। अपना प्रॉपर टाइम टू टाइम एक्शन हाँ, ले रहे हैं हाँ, हाँ। और हम इनएक्शन से बच रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हमारे जो राहुल भाई ने कही है। राहुल, आपकी ना मैं जो समझ पा रहा हूँ जर्नी अच्छी खासी लंबी रही But sir, काफी है ना? positive vibes आ रही हैं। Positive, और मतलब एक साथ इतने सारे एग्जाम्स भी निकाले हैं, Yes, और मतलब sir। वो इनको फ्रूट मिला है उसका। बिल्कुल। पर इसमें ना यार एक चीज जो मतलब मैंने भी फेस किया अपने तैयारी के समय, सर ने भी फेस बिल्कुल। करी होगी, कि घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा। हाँ, जब आपके रेगुलर कुछ 2-3 एग्जाम नहीं निकलते तो एक घर वालों घर का वाले कैसा जो सपोर्ट ना रहा, उस पे मैं आपसे बात एक्चुअली करना मेरे था। क्या फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं सेकंड ईयर में था। तो मेरी मम्मी है तो वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो आइडिया भी नहीं है कि ये क्या होता है। लेकिन मेरी फैमिली में ये है कि मतलब फ्रीडम बहुत है कि आप जो करना चाहो करो। अपने लेवल पे अपना डिसीजन लो, करो। हमसे क्या उम्मीद करते हो हमें बता दो, तो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। तो ऑब्वियसली मॉनेटरी सपोर्ट तो फैमिली करेगी आपको। हाँ, मैं एक छोटा सा आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स, और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में हमें
खुल करके बताइए। बिल्कुल, मेरी बड़ी फैमिली है, मतलब हम 7 भाई बहन हैं, जी 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो नॉर्मली सभी पढ़े लिखे हैं, सब अपना करते हैं अच्छा खासा, और 1-2 उनमें से प्रिपेयर भी कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी सिस्टर्स मैरिड हैं तो वो अपने घर पे हैं। ब्रदर हैं वो 1-2 प्राइवेट जॉब के अंदर है, मतलब ठीक अच्छा कर रहे हैं, उनका बढ़िया है। और बाकी मैं हूँ जो पहली, मतलब कि आप मेरी फैमिली क्या, एक्चुअली मेरे पूरे परिवार में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। ओके। और मेरे मोहल्ले में, मतलब मेरे मोहल्ले में भी एक तरह से न्यू जनरेशन में ये पहली जॉब है। अरे वाह। और सर पहली जॉब को भी कहेंगे और साथ साथ इतने अच्छे रैंक के साथ है ये, मेनली इसको हम जॉब नहीं कह सकते, तो रैंक है सर, प्रीफर्ड पोस्ट मिलना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, मतलब जब आपने तैयारी चालू करी है ना, तो आपने ये सोच रखा था कि यार सीजीएल निकालना है? हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी, हाँ, तो पता मेरा, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने फर्स्ट डे जब शुरू किया था तब आइडिया भी नहीं होता कि ये कितना टफ एग्जाम है। अगर उस टाइम पता हो तो आधे लोग तो आए नहीं एग्जाम। एग्जैक्टली। बेसिकली आप देखें कि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ मोर देन 30 to 35 पीपल आर एस्पायरिंग टू गेट दिस जॉब। तो अगर 35 लाख बंदे हैं तो उनकी फैमिली को अगर जोड़े तो कम से कम 1 करोड़ लोग इससे कनेक्टेड हैं। मतलब आप देखें कि वन वे और अदर वे, तो इतना बड़ा इसके अंदर है कि इतने ज़्यादा लोग इससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता तो है कि हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं वो अचीव होगी नहीं होगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा यही था कि तब आइडिया नहीं था कि क्या कितना मुश्किल है, तो मैंने एक बनाया था कागज़ का बोर्ड, उसमें मैंने लिखा था SONME। तो आपने मतलब वो सारी टेक्निक्स फॉलो की हैं। अब इसको आप ये लक ही कह सकते हैं कि तब तो कुछ आइडिया भी नहीं था ये होगा। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, लेकिन बीच में एक प्रोसेस ऐसा भी, एक टाइम ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि MTS मिल जाए तो वेल एंड गुड है। हाँ, एक टाइम पे जब आप रियलिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। MTS में पर आपने हार नहीं मानी? हाँ, मैंने MTS ज्वाइन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था MTS करके भी। मुझे लगा कि हाँ ये है, लेकिन ये था कि आगे करते रहना है। क्या आपको ऐसा लगा था? मतलब मैं भी कई सारे एस्पिरेंट से बात करता हूँ, मैंने भी तैयारी करी है, मेरे टाइम में भी ऐसा कुछ फेज आया था। तो जब ठीक है यार मेरा सपना है SOME ज्वाइन करूँगा, है ना, दिल्ली में नौकरी करूँगा, रेप्यूटेड जॉब है, विदेश जाने का भी मौका मिलता है, बट जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है, ईयर्स कि यार नहीं निकला, दूसरे साल नहीं निकला, तीसरा कर रहा हूँ ट्राई, और फिर आपने सोचा MTS भी देता हूँ, सारे एग्जाम देता हूँ। ये मतलब बहुत स्मार्ट चॉइस है कि मैं सारे एग्जाम दूँ। हाँ। आपने जैसे ही MTS निकाला कि आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिला कि यार थोड़ा सा बहुत बड़ा। और अच्छा, इसमें मतलब हाँ, क्या उस रिलीफ की वजह से क्या आप कह सकते हो कि आपका आज का सिलेक्शन लेना आसान हो गया? ऑब्वियसली। मतलब अगर मुझे लगता है कि मुझे MTS नहीं मिला होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि एक जॉब जब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आदमी मेंटली पीसफुल हो जाता है, एक स्टेबिलिटी भी आती है, और फिर वो सोच सकता है, थोड़ा सा खुल के सोच सकता है। पोस्टल असिस्टेंट के बारे में बताइए। पहले जब मेरा MTS निकल गया, मैं MTS की जॉब पे था, तभी CHSL 19 के थ्रू मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था केरला। देन आई वेंट देयर। पोस्टल असिस्टेंट भी अच्छी नौकरी है। उसकी क्या सैलरी है? उसकी ये क्या कि सैलरी XYZ सिटी वाइज चेंज हो जाती है, क्योंकि HRA और ये सब चेंज होता है। सो बेसिकली वी कैन से 40 to 50,000 इन हैंड सैलरी। अगर आप दिल्ली में है तो हो सकता है आपकी 50+ भी चली जाए। तो 2400 पे ग्रेड की नौकरी है, लेवल 4 की, और अच्छी नौकरी है। चलिए राहुल, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे कहीं ना कहीं बात करके। इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है और काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आ रही हैं। कई बार कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि सर सैलरी बहुत कम होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ऐसा नहीं है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा। जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2017 में, और फिर जैसे आप 2021 में एंटर किए अब की बार आकर के, तो आपने पाया कि CGL का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, CHSL का पैटर्न चेंज हुआ। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ, इसको आपने किस तरीके से अडॉप्ट किया और किस तरीके से आप इसमें अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए सिलेक्शन तक लेकर के गए? एक्चुअली आई थिंक ये पैटर्न चेंज मेरे फेवर में था। अच्छा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे फेवर में था, क्योंकि पता डिस्क्रिप्टिव ऐसा था कि एग्ज़ाम मेरा कभी अच्छे मार्क्स आए नहीं थे उसमें। हाईएस्ट मुझे याद है 64 आए थे बस एक बार, वो भी एक बार आए थे, एंड मिनिमम मेरे 33 भी आ रखे हैं, 32 33 आई थिंक वो भी आ रखे हैं। सो ये पैटर्न चेंज को मैं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा हो गया। इससे थोड़ा सा ये आ गया कि जो बंदे अब तक मैथ्स और
इंग्लिश के दम पे एग्जाम निकाल रहे थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि अब जीके का बहुत अच्छा पोर्शन है, इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर ये कि प्री क्वालिफाइंग है, तो एक बार में ही करना, आपको जो भी करना है मेंस के अंदर करना। बिल्कुल मैं देखता हूँ इसको, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश अब सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ उसमें रीडिंग है। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर, चाहे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू है, उसका आप रेगुलर पढ़ो। अगर आप, काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये तो यूपीएससी के लिए हम क्यों पढ़े, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी वाले पढ़ने के उसका अलग मोटिव है, वो अलग चीज़ के लिए पढ़ रहा है, आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे हो। आपका काम है कि अच्छे वर्ड देखना, अच्छे सेंटेंस देखना, इसमें ग्रामर कहाँ यूज हो रही है। तो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे 1-1.5 साल, मेरी इंग्लिश में बताऊँ इतनी वीक थी जब मैं शुरू किया था, तब मेरे मतलब बायसनेस भी था इंग्लिश के प्रति, एक कि यार ये तो क्या ही पढ़ना है इंग्लिश, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश को वो अपन गांव के लोग होते हैं ना जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको वैसे ही कमजोर होते हैं। टाउन के अंदर भी अगर मैं देखें ना, तो राजस्थान में जैसे मैं भी काफी समय अपना स्पेंड किया हूँ, तो राजस्थानी लोगों की इंग्लिश कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा वीक भी है, बहुत ज्यादा वीक होती है, वो मेंटली भी बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब प्रेशर के रूप में लेते हैं। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया तो हो गया था कि इंग्लिश के बिना नहीं होगा, तो मैंने रीडिंग चालू की, मतलब रेगुलर रीड करता रहा मैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बिल्कुल। और नए नए वर्ड्स को रेगुलर आप पढ़ते रहो, उनको लिखो, याद करो, मतलब तरीके तो खूब सारे हैं, आपको देखना आपके लिए क्या वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस सब्जेक्ट पे आता है चारों में से? मैथ्स ऑब्वियसली। बिल्कुल। और सबसे पसंद सब्जेक्ट कौन सा? सबसे पसंद देखो इंग्लिश ही कहूँगा मैं अभी, अब पहले नहीं था। तो बहुत बड़ी बात है, राजस्थान से आगे अगर राजस्थान से इंग्लिश से प्यार हो जाए ना सर, ये अपने आप में कि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब आप सीखते समझते हैं तो वो सबसे मुझे अच्छा लगता है। बाकी रीजनिंग भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मैं आपको बताऊँ रीजनिंग के लिए अगर कोई बंदा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं उसे गाइड करूँगा कि ज़्यादा किताबों में उलझने की जरूरत नहीं है। रेगुलर अगर आप सॉल्व करते जाओगे पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको धीरे 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 करते रहोगे तो रीजनिंग बन जाएगी अच्छी खासी। बिल्कुल। बाकी मेरी रीजनिंग, क्योंकि मैंने बैंकिंग का दिया था थोड़ा बहुत एग्ज़ाम, तो वहाँ से भी अच्छी हो गई थी। बाकी एसएससी लगातार मैं दे रहा था, तो मुझे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इस बार, बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत जो नए 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं, जो सेंटेंस वगैरह, जो स्टेटमेंट अजम्पशन और ये सब के, इनको ज़रूर मैंने अलग से किया था प्रिपेयर। बाकी रीजनिंग के लिए मैंने अलग से प्रिपेयर किया नहीं था। और ये जो लास्ट इन्होंने टाइपिंग का पेपर डाला है, हाँ, मेंस के अंदर CGL में, इसका ये कैसा लगा आपको? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? हाँ, ये ठीक है, ये डूएबल है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होता है, एक छोटा सा टाइपिंग का सेशन होता है। तो आपने प्रैक्टिस करी इसकी? हाँ, एक्चुअली मैंने क्या CHSL भी नहीं करा था ना, तो CHSL में तो 35 वर्ड पर मिनट होता है, इसमें तो 27-30 होता है। तो जो CHSL एक बार कर लेता CHSL की टाइपिंग या दूसरे एग्जाम्स के लिए, CGL की टाइपिंग उतनी हार्ड होती भी नहीं है। अगर आप महीना भर भी मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम अगर 1-1 घंटा दोगे तो हो जाएगी। मतलब 1 महीना आपको, देखो अगर आप प्रिपेयर करो, सो मैं कई सारे एस्पिरेंट से बात करता हूँ और बहुत अच्छे इन्होंने ना, पहले जब अपना पुराना पैटर्न था तो मेंस वेंस में अच्छा फोड़ मचा रखी थी। एंड मेरे कुछ दोस्त भी है जो कहते हैं कि यार सब सही रहा, पर मेरा ना इतने से इंप्रेशन से टाइपिंग रह गया। मतलब बहुत बुरा लगता है यार जब वो अभी हो रहा है, वो अभी हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है ना। पहले क्या होता था कि जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, मेंस का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, Tier 3 होने के बाद टाइपिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिलता था। अभी क्या है कि मेंस के साथ टाइपिंग लेते हैं ना, तो बच्चे मेंस के अंदर इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो सोचते भी नहीं कि टाइपिंग का एग्जाम भी देना है, इग्नोर करके, और वो क्वालिफाइंग है, वो बहुत जरूरी है। तो कई बार मेंस अच्छा करने के बाद भी टाइपिंग में रह जाते हैं। तो मतलब अगर मैं राहुल की बात सुनूं तो आपको 1 महीना सुबह शाम टाइपिंग को भी देना होगा, टाइपिंग को देना होगा, अदरवाइज बिल्कुल। अगर आपकी टाइपिंग बहुत कमजोर है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, 35-40 की स्पीड आती है, तो आपको जरूरत नहीं है, आप एग्जाम टाइम के पहले 1-2 बार करके चल जाओ तो ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही है और मुझे लगता है शायद अड्डा ने छोटा सा भी रोल प्ले किया होगा, तो आप मुझे बताएंगे अड्डा अगर आपकी जर्नी में कोई रोल प्ले किया सिलेक्शन में तो वो क्या है, आपको अड्डा से कैसे मदद मिली? अड्डा के एक्चुअली मैंने क्विजेज लगाए थे बेसिकली, सबसे ऐप में जो फ्री क्विजेज आते हैं, तो मैंने उनको बहुत यूज किया था, बहुत रिलीजियसली आपने फॉलो किया? हाँ, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम होता था मैं क्विजेज लगाता था, मैं अड्डा से भी लगाता था और भी मतलब जहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खाली टाइम में अपन 5-10 मिनट का अपने पास स्लॉट है कोई खाली, उसमें क्या कर लोगे आप, कुछ मॉक टेस्ट तो लगा नहीं सकते बड़ा बैठ के, तो वहाँ यही है कि 1-2 छोटे अगर क्विज लगा लिए
जीके के 10 क्वेश्चन के क्विज लगा लिए, इंग्लिश का लगा लिया एक छोटा क्विज, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी फ्री मॉक भी मैंने दिए थे। फ्री मॉक। अच्छा, आपने आपकी जर्नी में कोई कोर्स परचेज किया कहीं से? ऐसा मैंने मतलब कोई कहीं से कोई कोर्स को परचेज नहीं किया, किसी भी कोचिंग का, किसी भी टीचर का कोई कोर्स नहीं परचेज किया। और इसमें ये बहुत रिमार्केबल अपने आप में बिल्कुल एग्जैक्टली सर। मतलब मैं अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है, और सब देखो, कोई भी एस्पिरेंट होता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करता है, किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करता, पर आपने बिना कोई कोर्स परचेज करे हुए रेगुलर सालों की मेहनत, ये कहीं ना कहीं सर खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे हम इसको। मेनली सारी चीजें अगर डेडिकेटेड जा रही है उनके सेल्फ डिसिप्लिन पर जा रहे हो, कह सकते हैं कि ही डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। इन्होंने कुछ भी चीज चांस पर नहीं छोड़ी। इनके जैसे इंटरव्यू से CHSL के थ्रू आप कह रहे, नागपुर में अभी जो आपकी जॉइनिंग। अच्छा, नागपुर में थे आप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। अच्छा, तो फिर भी आपका मोटिवेशन कैसे बना रहा कि मैं CGL ही करूंगा, मुझे फाइनली चाहिए तो एक्चुअली जब मैं केरला गया था और मैंने पोस्टल असिस्टेंट किया था, तो पोस्टल असिस्टेंट का 6 डे वीक है, 6 डे जॉब करनी है आपको। ओनली संडे आपके पास लेफ्ट होता है कि आप पढ़ाई करें, कुछ अपना करें। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जॉब करते करते मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद इस जॉब के लिए मैं नहीं बनाऊँ, मुझे कई बार फीलिंग्स आती हैं हमें अपने आप से। देन आई रिजाइन देयर कि भाई रिजाइन करके एक बार रिजाइन करके तैयारी करी। वहाँ रिजाइन कर दिया मैंने। सो फरवरी मार्च के आसपास मैंने रिजाइन किया था दिस ईयर। उसके बाद मैं फिर अपने होम टाउन आ गया। फिर मैंने सोचा कि इस बार CGL दूंगा, अच्छे से दूंगा मैं। इसी बीच हालांकि 2022 का वापस आ गया था और मुझे पोस्ट असिस्टेंट मिल रहा था। देन आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस जॉब कि भाई पोस्टल असिस्टेंट तो अपन नहीं कर पाएंगे थोड़ा। तो मैंने जब तैयारी शुरू की थी, कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी था कि वापस नहीं जाना है। दैट्स वाई आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड कि करना है, अच्छे से करना है इस बार। एंड आई थॉट कि ये मेरा लास्ट चांस होगा, इसके बाद शायद मैं CGL ना दे पाऊँ, क्योंकि अब मेरे पास मौका नहीं होगा कि मैं फिर से जॉब रिजाइन कर दूँ, क्योंकि फिर फैमिली की भी थोड़ी बहुत होती है कि आप बार बार जॉब रिजाइन कर रहे हो। तो एग्जैक्टली। और राहुल, वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड इज, आप जैसे बताए सब कुछ सेल्फ स्टडी के थ्रू आपने जो चीज़ें जो है गेन की, तो इस सेल्फ स्टडी की जर्नी में आपने लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन की या फिर घर पे ही आप अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेकर के गए? एक्चुअली कोई भी आदमी खुद से तो इतना नहीं कर पाता, सबका उसमें कुछ न कुछ रोल होता ही है। तो लाइब्रेरी में रेगुलर जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं लाइब्रेरी ही होता था, चाहे मैं जॉब पे हूँ तब भी होता था, जॉब पे नहीं हूँ फ्री बैठ के पढ़ रहा हूँ तब भी मैं लाइब्रेरी। एक्चुअली मैंने पढ़ाई लाइब्रेरी ही में ही की है, रूम पे या घर पे बहुत कम की है। और बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं खूब सारे, उनके मैंने फ्री मटेरियल लगभग सबके यूज किया अच्छे से। हाँ, ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया, क्योंकि देखो कोई भी टीचर है वो यूट्यूब पर भी काफी कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, बस बच्चा थोड़ा कॉन्शियस है उस चीज को लेकर के, बहुत स्मार्टली आप कंटेंट पिक करके प्रिपेयर करें। बिल्कुल, मैंने यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं लगभग सबका देखा है, सबका यूज किया। अड्डा का भी मैंने अवधेश दीक्षित करके उनका कुछ मतलब लेक्चर जो मुझे ठीक लगे थे, अच्छे बढ़िया, तो मैंने उनको फॉलो किया था। जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंने उन्हीं का देखा था, और 1-2 ये जो है अपने जो अरिथमेटिक के पोर्शन मैंने उन्हीं से प्रिपेयर किए थे। मैं आपको ना अब मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बात करेंगे अपन, है ना। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अपन ब्रेक करेंगे 2 बेसिस में, है ना। पहला होगा कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कैसे, Tier 1 की, फिर मतलब माइंडसेट चेंज होता है। जो मुझे लगता है कि यार ये मेरा एक अभी आज के नए पैटर्न में प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, मेंस है, मेंस में कंप्यूटर है, टाइपिंग है ना। आपके सालों के एक्सपीरियंस से, है ना, एंटरिंग इनटू मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो, अब मुझे ये बताना है कि Tier 1 की स्ट्रेटजी क्या है। हाँ, कितना पहले मेरे को तैयारी चालू करनी चाहिए ऑन एन एवरेज? ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रैंक 1 की बात नहीं कर रहा। मेन चीज में मेन आई हैव टू एंटर अ जॉब, है ना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। प्रीलिम्स कैसे मैं स्ट्रेटजी करके कैसे तैयारी करूं, और उसके बाद मेंस कैसे तैयारी करूं, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए उस चीज़ के लिए। एक्चुअली रैंक 1 के लिए तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रैंक 1 कभी भी कोई आदमी ये करके नहीं आ सकता कि मैं लिख के देता हूँ मैं रैंक बनाऊंगा और मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। जो रैंक 1 भी आया उसको भी शायद आइडिया भी नहीं रहेगा मैं टॉप 100 में भी आ जाऊँगा। तो एक्चुअली रैंक 1 और ये सब में बहुत लक भी बहुत इन्वॉल्व होता है। अभी मैं रैंक 13 भी है, तो इसमें भी मुझे नहीं पता था कि मेरी आएगी। सो बस ये कंफर्म कर सकता बंदा कि मैं जॉब ले लूँगा एक, कि आई विल क्रैक द CGL, इतना हो सकता है। तो उसमें यही है कि प्री के पहले ऑब्वियसली थोड़ा कम ही प्रेशर होता है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो नॉर्मली कम प्रेशर होता है। तो तैयारी तो पूरी होगी, क्योंकि प्री में अलग कुछ नहीं आ रहा, मेंस में अलग कुछ नहीं आ रहा। तो बेसिक बुक्स हैं वो कर लो, और बाकी जो
अब मेरा तो ये था कि मैंने तो कहीं से कुछ लिया नहीं था, बाकी आई प्रीफर कि अगर कोई नया बंदा है तो उसको कहीं ना कहीं से कर लेना चाहिए एक बार कोर्स। हाँ बिल्कुल, एक बार उससे उसका syllabus टाइम complete बचेगा, तो नहीं तो वो must है। मेरी तरह 6 साल की जर्नी बनेगी उसकी। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ये सीखने की बात है, Yes। अगर मैंने नहीं किया तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर किसी का टाइम बच रहा हो, 1-2 साल बचे अगर उसको कोचिंग कर लेने से, तो उसको कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो पहले कोचिंग कर लो, कोचिंग से अगर आपका बेस बन गया, बेसिक क्लियर हो गया सारा, देन गो फॉर मॉक टेस्ट। आई विल से कि मॉक टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें, पूरी पढ़ाई लिखाई एक साइड है और मॉक टेस्ट अलग साइड है। आप मानोगे नहीं, मैंने मेंस के लिए कम से कम नहीं तो 80 मॉक लगा दिए 80 थे, मॉक लगाए। 70 से 80 हाँ। मॉक लगा दिए थे। मतलब बिलीवेबल नहीं होगा ये, नहीं believable है। बाकी 70 से 80 मॉक मैंने लगाए थे उसमें। हाँ। तो अगर हम यहाँ पे एड ऑन करना चाहें तो बिगनर्स के लिए सबसे प्यारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि एक बार पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल, देन आप जो बिल्कुल, मॉक टेस्ट की बिल्कुल, तरफ कहीं से भी किसी भी जगह से जहाँ उनको समझ आता हो, बिल्कुल। बढ़िया अच्छे से समझ आता हो, वहाँ से एक बार कोर्स ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी उनको सूटेबल लगे। बाकी ऑनलाइन आजकल सब जगह अवेलेबल है इजीली, बिल्कुल तो एक बार कोर्स कर लो अच्छे से, देन गो फॉर टेस्ट, मॉक टेस्ट। बिल्कुल। अगर मैं आपको वन डे इन अ जर्नी ऑफ एस एस CGL एस्पिरेंट बोलता हूँ, वो वन डे आप ऐसा लेके चलो कि यार, मतलब सब प्लान करते हैं Yes, कि यार मैं exactly, ऐसे बिल्कुल। तैयारी करूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना मॉक मोस्टली बच्चों को तो मैं देखता हूँ सब हाँ। अपने टाइम टेबल पे प्लान कर लेते हैं, हालांकि उसको बहुत अच्छे से शायद कई बार फॉलो नहीं हो पाता। व्हाट इज दिस आइडियल टाइम टेबल जनरली आपको फॉलो करना चाहिए कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो? और ये मैं मानता हूँ नहीं, पर टाइम टेबल फॉलो होना है कम से कम 6-8 महीने, है ना? तो आपके हिसाब से वो टाइम टेबल क्या है? सो आई विल टेल माई कि मेरा किस तरह से था। हाँ। तो मैं बहुत जल्दी नहीं उठता था, मतलब 7-8 बजे उठ जाओ एक बार, उठ के फ्रेश होके अपना नहा धो के और निकल जाओ लाइब्रेरी। सो बेसिकली कि 9 बजे तक पहुंच जाओ। 9 बजे पहुंच गए आप, फिर वहाँ आप अपना देखो कि पहले वोकेब वगैरह जो भी है, जो आपको फ्रेश माइंड से याद रह जाएगी अच्छी तरह से, वो चीज़ें कर लो। तो मैं क्या करता था कि इंग्लिश की वोकेब और ये सब कर लेता था, रीडिंग भी कर लेता था। देन कि 1 घंटा भर हो गया, फिर एक मॉक लगा लो इंग्लिश का। हाँ, नहीं फुल लेंथ मॉक, मेंस का बता रहा हूँ मैं। हाँ। ओके। एक मॉक लगा लिया तो अब आपका हो गया कि 2 घंटे का मॉक भी हो गया आपका, तो आपकी पूरी 3-3.5 घंटे की अच्छी खासी स्टडी होगी। देन आप उठ जाओ, आपको जो भी ब्रेकफास्ट करना है, चाय पीनी है, जो भी करना है कर लो। मैं तो खाना खाता था सीधा इसके बाद। फिर मेरा ये था कि दिन में सोने की आदत नहीं थी मेरे को, मैं रात को अच्छा सो लेता था। थोड़ा हल्का फुल्का आपने जो भी रेस्ट करना है कर लिया, मोर देन कि आप आधा 1 घंटे ज़्यादा वेस्ट मत करो, वापस आ जाओ। फिर ऐसा कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स के आप सवाल करने लग जाओ, जो जिसमें आपको बिजी रहो आप, क्योंकि अब आप खाना वाना खा चुके हो तो थोड़ी नींद सी आ सकती है। तो लगातार मैथ्स के सवाल कर लो, रीजनिंग के कर लो, जो भी मूड के हिसाब से, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है तो आदमी ज़्यादा खुद को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। तो GK पढ़ लो। ये करके वापस 3 घंटे का ये स्लॉट बना लो कि जैसे कि 9 से 9, 10, 11 3 घंटे आप पढ़ लिए, 12 से 1 के बीच हो गया, 1 से 1, 2, 3 ये पढ़ लिया आपने। फिर वापस टी टाइम हो गया मेरा, उठ गए, चाय पी ली, हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स ले लिए, वापस बैठ जाओ। अगेन 2-3 घंटे का एक स्लॉट निकालो। इस बार कुछ ऐसा पढ़ो जो सच में आपको, कि इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि नींद भगाने के लिए, इस बार आप वो पढ़ रहे हो जो सच में आपको नीड है, आपने प्लान कर रखा है डे के हिसाब से। जैसे कि आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ ले रखी है कि मेरे को आज ये ख़त्म करना है। मान लो कि आपने कोई टॉपिक ले रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो कंप्लीट पूरा ख़त्म करके उठो कि ये कल के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ख़त्म करके उठूंगा इसको। देन अगेन आप फिर टाइम हो गया तो आप उठ जाओ वापस। कुल मिला के ये 2-2, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट अगर आप कर लोगे तो ये 7-8 घंटे की अच्छी खासी स्टडी हो जाएगी। हाँ, तो आप ये भी चीज़ एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क तो आपका 6 to 8 आवर्स पे इनफ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इनफ है, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार बैठो 3 घंटे, उसके बीच में आप पानी पीने चले गए, थोड़ा अगर आपको घंटे भर लग के लगा कि यार थोड़ा मैं तो बर्नआउट हो रहा हूँ, तो बीच में उठ के, तो फिर ये आपकी 8-9 बजे तक फिनिश हो जाएगी सारी, अगर आप ऐसे पूरा दिन प्लान करोगे ना। जो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कहीं जॉब वो पे नहीं जाते, पूरा दिन इनके पास अच्छे खासे है। बिल्कुल। तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो अच्छा खासा हो जाएगा आपका, बढ़िया हो जाएगा। अगर आप 6-7 महीने रिलीजियसली इसको फॉलो कर लिए, रेगुलर रहे, बिना कंटिन्यूटी ब्रेक किए। पता क्या होता है कि लोग एक दिन तो अच्छा खासा पढ़ते हैं, फिर 2 दिन वापस छोड़ देते हैं, तो फिर ये बेनिफिट नहीं करती, ये वाली जो स्ट्रेटेजी, ये तरीके बेनिफिट नहीं करते। रेगुलर रहोगे, लगातार रहोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा और यू विल क्रैक द एग्जाम। इस साल की होली मनाई थी आपने?
हाँ, इस साल की होली नहीं मनाई थी। नहीं मनाई थी, पड़ी रहे थे। हाँ, इस साल मैं गाँव नहीं जा पाया था। हाँ, मतलब ये एक अपना बिग मोटिवेशन है सर। मोटिवेशन है कि यार अभी लगना है तो लगना है। अच्छा मेरे को ये बताओ यार राहुल, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज़ में तो ऐसा है कि मैं थोड़ी कविताएं भी लिखता हूँ कभी कभी खाली टाइम में बैठा बैठा, और बस ये लिखना, थोड़ा बहुत घूम लेना फ्रेंड्स के साथ इधर उधर। मूवीज देखते हैं आप? हाँ, मूवीज़ देखता हूँ। आखिरी बार कब मूवी देखी थी? जब तैयारी कर रहे थे? हाँ, अभी तो आप सिलेक्शन ले चुके हो, तो मैंने अब तो प्री कोई के बाद देखी थी, मेंस के बाद मैंने मूवी नहीं देखी थी। अभी जब मेरा रिजल्ट आ गया उसके बाद मैंने मूवीज़ देखी है। बाकी मतलब प्री से मेंस के बीच मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी, टाइम ही नहीं था मूवी देखने का। और वन मोर थिंग, जैसे कि मैं आपसे मतलब एक आप अपने उन सभी एक तरीके से दोस्तों को या फिर उन सभी एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अब की बार 2023 में किसी कारणवश मेंस आउट हो गए? एक्चुअली पता है, जो सेलेक्ट होता है और जो रह जाता है, ज़्यादा उनमें डिफरेंस होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हम लग गए तो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और वो जो रैंक 10,000 पे पड़ा है वो किसी काम का नहीं है। वो भी हम जितना ही डिजर्विंग है, बस थोड़ी बहुत क्या चीज़ें होती है ना। एक तो ये होता है कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, जैसे कि प्री से मेंस के बीच में आप क्या कर रहे थे, क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है। उस टाइम आप एफर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जैसे कि मेरा मैं मानूँ तो इस बार मैंने प्री से मेंस के बीच अच्छा एफर्ट किया था। हर बार ही मैं पढ़ ही रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार मैंने कुछ अलग से कुछ किया था, वही चीज़ें की थी। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा खुद को ज़्यादा पुश किया था कि हाँ नहीं करना है इस बार, तो थोड़ा सा सीरियस होके अच्छे से एफर्ट लगाए तो इस बार अच्छा हो गया। बाकी जो बंदे हैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं 2-3 साल से, जिनका नहीं हो पा रहा है, उनका ये है कि आप ये मत सोचो कि आप में कुछ कमी है या ऐसा कुछ है जो वो कर रहा मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, वही चीज़ें, वही किताबें, वही पढ़ाई है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम मोटिवेशन के साथ, या फिर हो सकता है कुछ कभी कभी क्या होता है एग्जाम डे भी हो जाता है कई सारी चीज़ें। जैसे कि 2022 में मैं बताऊँ तो मेरे साथ यही हुआ था कि उस दिन मेरा दिन नहीं था, तो काफ़ी आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं कई बार, ये भी हो जाता है। बाकी मेन चीज़ तो यही है कि आप देख लो कहाँ कमी कहाँ पर है आपके साथ। हाँ, कौन सी चीज़ है जो आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं देखूँ 22 से 23 में तो जो अभी नए रीजनिंग में जो ऐड हुए थे, स्टेटमेंट एजम्पशन वगैरह के क्वेश्चन हैं, वो सब मुझे नहीं आते थे। तो 22 में वो मेरे सारी गलती, मैं छोड़ के आ गया था उनको। लेकिन 23 में मुझे था कि यार ये भी करके जाना है, इसकी वजह से अपन रह गए, अपने यहाँ मार्क कट गए थे। तो वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे, अपना वीक एरिया क्या है, फिर उनको इम्प्रूव करो, उन पर ही फोकस करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़े जा रहे हो, उनका फिर बेनिफिट नहीं है। जो टॉपिक आपको लग रहा है, जैसे जीके में आपको लग रहा है कि यार मेरा बायोलॉजी मुझे आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती है, तो बेसिक्स तो देख ही लो कम से कम। मान लो कि एडवांस लेवल का नहीं हो पाए तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कि सेल क्या होता है, कैसा क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, ये क्या होता है। तो हल्की फुल्की चीज़ें आप कम से कम उस टॉपिक की भी देख के जाओ जो आपको नहीं आता है। और जो कोर टॉपिक हैं उन पर अच्छी खासी कमांड रखो कि पॉलिटी अगर मुझे आती है तो अच्छे से आनी चाहिए, कि आर्टिकल अगर पूछ लिया तो मैं कर पाऊँ उसको। तो हर चीज़ में यही है कि जहाँ जहाँ आपका वीक एरिया है उनको आप एक बार देख लो, वापस अपने आपको एक बार बढ़िया से एनालिसिस करना होता है खुद को, और फिर जो अपने लूप होल्स उन पे काम कर लो। बिल्कुल। सपोज दैट कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट जो अपना एग्जाम दे करके आता है और वो किसी भी कारणवश डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, तो फिर उसको अपना ये देखना होगा कहाँ पर उसकी कमियाँ रही, फिर उन पर काम करना। और मेनली हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली जीके के अंदर। मैथ्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, इंग्लिश में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जीके में कई बार कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक कर रहे होते हैं कि बायो को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, पॉलिटी अवॉइड कर दिया, तो ये नहीं कर सकते यदि हमें बढ़िया से पोस्ट वगैरह अपनी डिजायर्ड पोस्ट चाहिए तो। बिल्कुल, मेरा यही था कि जैसे कि मैंने डबल के लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरी इकोनॉमिक्स वहाँ से अच्छी हो गई थी, तो मुझे इकोनॉमिक्स तो पढ़नी नहीं पड़ी, वो पूरी अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। वो उसके लिए ज़रूर मैंने एक कोर्स लिया था, एक तेज प्रताप करके हैं, उनका मैंने परचेज किया था। ऑल दो डबल की पोस्टें बाद में ऐसे दिन हटा दी, उसमें मेरे 162.5 मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए थे। तो इकोनॉमिक्स मेरा वहाँ से हो गया था। पॉलिटी और हिस्ट्री ये मुझे थोड़ा आइडिया था इनके बारे में, अच्छा खासा आइडिया था शुरू से ही। और ये मैंने लूसेंट से प्रिपेयर किया था, बेसिक बुक से प्रिपेयर किया था। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैंने इनके टॉपिक वाइज लगा लिए थे सबके, तो वहाँ से प्रिपेयर कर लिया था। साइंस बैकग्राउंड से था तो ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स का आइडिया था, ठीक ठाक, हाँ बेसिक पता था। इनका मैंने वापस हल्का फुल्का रिवीजन देख लिया था प्रीवियस ईयर पेपर का। बायोलॉजी को ये कह सकते कि मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था कि वो मुझे भी नहीं आती है, और ऐसे करके ये सारी प्रिपरेशन हो गई थी मेरी। बाकी जो आजकल क्या होता है कि एसएससी में एक ट्रेंड टाइप का नोटिस कर लेते हैं, तो उसको पकड़ के और उस पर काम करना जरूरी है। जैसे कि मान लो आर्ट एंड कल्चर में डांस पूछ रही है एसएससी,
तो आपको क्या करना चाहिए कि डांस के सारे सवाल कहीं से भी आपको PDF मिल जाए या खुद से निकालने पड़े भले, बाकी नॉर्मल सारे ये जो ऑनलाइन मिल जाते हैं यूट्यूब पे। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे कि डांस के हैं कि जो जो क्लासिकल डांसेस हैं आप उनको पढ़ लो, टेम्पल्स हैं उनको पढ़ लो, कौन कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, कौन सा संतूर कौन बजाता है ना। हाँ, मेनली कह सकते हैं स्टैटिक जीके का एक अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, तो नहीं स्टैटिक जीके में भी ये कि SSC ये पूछ रहा है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो आप उसको फॉलो कर लो। जैसे कि अगर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पूछ रहा है SSC कि कौन कहाँ पर है, टाइगर कहाँ पर, ये कहाँ पर, तो आप उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा SSC अभी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ ही नहीं है, पूछ भी सकता है SSC। मान लो एक शिफ्ट में इसने पूछा ही नहीं कि ये बुक से क्वेश्चन आ रहा था, बुक एंड ऑथर से, फिर बीच में एक शिफ्ट में आया नहीं था, तो ऐसा भी होता है कई बार। हाँ, और इसमें अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे करूं कि जो आपकी जीके के अंदर करंट अफेयर्स का रोल है वो कितना कहेंगे आप SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से? करंट अफेयर का भी ठीक रोल है। हालांकि मैंने करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा तो फोकस नहीं किया था। मैंने लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आया था, तो मैं रेगुलर करंट अफेयर फॉलो नहीं कर रहा था कि डेली कर रहा हूँ। डेली का मैंने नहीं किया, मैंने मंथली, जैसे कि मंथ एंड हो गया, मंथ एंड के बाद उसका एक वीडियो देख लिया उठा के, एक बुक, फिर बुक में से उसको रिवाइज कर लिया। तो जब मैंने अभी किया था 23 के लिए, तो मैंने नवंबर से शुरू किया था, नवंबर दिसंबर लास्ट 6 मंथ को आपने जो बढ़िया से प्रिपेयर किया, अच्छे से प्रिपेयर करके, उसमें भी मैंने 1 आवर के उसके वीडियो देख लिए थे कंप्लीट, पूरा 1 मंथ का। उनको एक बार मंथली सर ने जो मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गई करंट अफेयर्स को लेकर के, और मंथली भी मैंने ऐसा नहीं किया था कि, हालांकि मंथ एंड के टाइम हल्का फुल्का देख रहा था, लास्ट टाइम पे मैंने बैठ के सारे 6-7 मंथ के वीडियो देख के उनको रिवीजन अच्छे से किया और आप एग्जाम हॉल में एंटर किए। एक और चीज़ है जो मुझे CGL की जर्नी में लगती है, इवन CHSL फॉर नाउ, हमारे ना मोटा I'll say there are 4 subjects, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, है ना। इंग्लिश में ग्रामर वोकैब का पीस है, कॉम्प्रहेंशन भी है ना, अर्थमेटिक, एडवांस इन मैथ, रीजनिंग में भी एक पीस है। बट जब मैं GS को देखता हूँ यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, साइंस के तीनों पार्ट्स, स्टैटिक, है ना। तो फॉर एन एस्पिरेंट, मतलब यार मैं अगर दिन भी डिवाइड करूँ या मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम को भी डिवाइड करूँ, है ना, कि यार मेरी जर्नी है, मैं 10 महीने तैयारी करूँगा और ये चारों सब्जेक्ट तैयारी करूँगा, तो कहीं कहीं लगता है कि यार हो सकता है मेरे को GS को उसका सेक्शन भी उतना ही है, बिल्कुल, है ना, प्रीलिम्स में उतना ही सेक्शन है, मेंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेक्शंस में, बट सेम अमाउंट ऑफ टाइम से सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स के लिए क्या मेरे को इस सेक्शन को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप अगर शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जीके को थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज जीके में श्योरिटी नहीं मार्क्स की। तो आप पहले ये करो कि जहाँ श्योर मार्क्स हैं और आपको लाने ही पड़ेंगे, जैसे रीजनिंग है तो उनमें 25, अगर आप प्री की बात करें तो 25 में से कोशिश करो कि 20-22 मेरे सही होने लग जाएं, इसमें लेवल पे आ जाऊं कि मैं श्योरिटी के साथ 20 सवाल तो सही कर सकता हूं। सिमिलरली विद मैथ्स कि आप इतना वहाँ पर भी कर पा रहे हो अच्छे से। इंग्लिश को भी आप ये देख लो कि अच्छे से कर पा रहा हूँ, कि मैं समझ रहा हूँ चीज़ें और मैं हैंडल कर रहा हूँ। देन यू शुड पिक द जीके। अगर आप पहले जीके में उलझ जाओगे तो पता है कि आप क्या करोगे कि जीके बहुत वास्ट और लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो आप वहीं उलझ के रह जाओगे, फिर ऐसे भूल ही जाओ आप। वो 2-3 साल तो उसके वहीं उसी में चल जाएंगे, 2 साल तो वो जीके पढ़ता रहेगा फिर। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो पहले उनको वो सब्जेक्ट करना चाहिए जहाँ श्योरिटी है मार्क्स की, कि अगर मैंने पढ़ूंगा और अगर पेपर जैसा आ रहा वैसा आता रहेगा तो मेरे मार्क्स आएंगे। तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश को करके इसी बीच में अगर आपको जैसे कि खाली टाइम मिल रहा है, पढ़ने का कुछ मूड नहीं है, तो आप उठा लो जीके। और एक बार आपको अच्छे से ये प्रिपेयर हो गया, आपने 1-2 मॉक लगा के देख लिया कि हाँ इनमें मेरा ठीक मार्क्स आ रहा है और जीके ही मेरा है जहाँ मैं 2 नंबर 3 नंबर ही ला रहा हूँ, देन यू शुड स्टार्ट जीके। और फिर आप ये करो कि जीके को अच्छा खासा टाइम दे दो भले, इनमें आप मॉक लगाते रहो, प्रैक्टिस, क्योंकि अब आपने कर ही लिया, चीज़ें तो हो गई आपकी, तो इनमें आप मॉक लगा लिया, थोड़ी प्रैक्टिस देख ली और जीके पढ़ते रहे। मेरे को बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी लगी ये, बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया। आई फर्स्ट टाइम हर्ड कि किसने ये प्रिपरेशन, आई नाउ अंडरस्टैंड किया ना व्हाई यू गॉट AR13। मतलब इट टुक टाइम, बट हाँ विद इयर्स ऑफ वर्क आपकी स्ट्रेटजी इतनी रिफाइन हो चुकी है अभी आज के डेट में, मुझे लग रहा है कि यार दिस इज सक्सेस स्ट्रेटजी है। या ऑफ कोर्स सर, वी कैन से बिगिनर को मैं यही करूंगा, ये मेरे सबसे बेस्ट रहेगा बिगिनर के लिए, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट होता है सर, कहीं ना कहीं सर ये गलतियां होती हैं, इन्हीं लूपहोल्स की वजह से जो है ना बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है ना आप खुद देखिए, आप खुद सालों की तैयारी करके आप अपनी एक स्ट्रेटजी पे पहुंचते हो। बट मैं कहूंगा कि यार आपको टॉपर्स के वीडियो देखने चाहिए,
वो किस स्ट्रेटेजी पे पहुंचे हैं साल भर तैयारी करके। यस सर। एक बार आप इम्प्लाई तो करके देखो, एंड इट विल हेल्प यू। एग्जैक्टली सर। अब अपन इस प्लेटफॉर्म पे है ना, आप अपने घर वालों को कुछ बोलना चाहेंगे कि यार ये दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू से टू यू, व्हिच यू कैन से। तो भाई अब हमारे राजस्थान में पता थैंक यू कहने का रिवाज नहीं होता है। बिल्कुल। फैमिली को और किसी को भी ऐसे फॉर्मली थैंक यू नहीं कहा जाता है। बाकी यही है कि अगर मेरे घर वालों ने, बेसिकली मेरी मदर ने अगर इतना नहीं किया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं फैमिली होती है जो हमें हर चीज़ में हेल्प करती है, मदद करती है। तो मेरी मम्मी ने बहुत मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया एक तरह से, मुझे ये लगता है। तो उनका आशीर्वाद है बस। चलो बढ़िया, वेरी गुड। और इसी के साथ सर वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड ऑन कि आपकी सोशल मीडिया पे आपने कितना टाइम दिया और किस तरीके से आप सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख पाए, क्योंकि आजकल मोस्टली जो यूथ है ना हमारे, वो सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक और इन्हीं में सर कहीं ना कहीं उलझ करके रह जा रहे हैं और काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम अपना उधर वेस्ट कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी सेलेक्ट होने के बाद अभी मैंने इंस्टा चालू किया। उससे पहले मेरे इंस्टा ऑफ कोर्स। और मतलब व्हाट्सएप भी मैं यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट था नहीं व्हाट्सएप पे। जब टेलीग्राम यूज करता था मैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है, दूसरे कंटेंट मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती है। टेलीग्राम और ये अपना यूट्यूब, ये दो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा था। बाकी फेसबुक भी मैं नहीं कर रहा था। कभी ओकेजनली 6 महीने में एक बार खोल के देख लिया, क्योंकि मैं पहले फेसबुक चलाता था, जो प्रिपेयर नहीं कर रहा था ना उससे पहले। तो 6-7 महीने में कभी एक बार खोल के देख लिया किसी का, तो देख लिया कुछ, अदरवाइज नो टू सोशल मीडिया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहे, तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा आपको हेल्प किया होगा। बिल्कुल। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर। यस सर। मतलब मैं तो अब यूज़ करता हूँ काफ़ी सोशल मीडिया, एंड आई फॉलो अ लॉट ऑफ सिलेक्टेड पीपल इन डिफरेंट सर्विसेज। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो CSC सिलेक्टेड हैं, कुछ CGL सिलेक्टेड हैं, कुछ और दूसरे डिपार्टमेंट सिलेक्टेड हैं। उन सबके इंस्टाग्राम, एंड आई हैपन टू लिसन टू यू, सबके इंस्टाग्राम तब से हैं जब वो किसी जॉब में सेलेक्ट हुए। भाई कोई IAS बन रहा है मेरा दोस्त, मैंने देखा कि उसका पहला फोटो लबासना का है ना। आप हो सकता है आपकी पहली दूसरी फोटो में MEA के बाहर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाहर आपकी फोटो, बिल्कुल। एंड इट्स अ प्राउड मूवमेंट कि हाँ, यहाँ से मेरी शुरुआत है, मेरे सोशल मीडिया की शुरुआत ही है। दिस इज व्हाट इट इज। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू कोट आउट देयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रियली हैप्पी टू लिसन दिस। थैंक यू। वन मोर थिंग सर, जैसा कि मैं सर को भी देख भी पा रहा हूँ, राहुल भाई को, तो देखो कहीं ना कहीं आज के जो हम मतलब यूथ जनरेशन है ना, उनको फ़ोन के प्रति बड़े एडिक्शन हो जा रही है। लेकिन अगर मैं राहुल भाई के फ़ोन को एक बार सभी बच्चों को दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली फ़ोन है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने आईफोन की तरफ गए या फिर फ़ोन में बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया से तो बहुत दूर रहे हैं और आपने इन सस्ते नशों को नहीं पाला। कह सकते सर ने सस्ते नशे नहीं किए। ट्रू। और अब आप चाहें तो अब आप एवरीथिंग यू कैन इजीली बोट एंड यू कैन इजीली फाउंड, कह सकते हैं आप हर चीज़ को आप बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशन है। जब तक आप अपनी स्ट्रगल टाइम में, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, तब तक थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अवॉइड करें तो बेटर है। आपको ईजिली जो है सक्सेस फिर मिल सकती है। अदरवाइज़ आपका मोस्टली टाइम तो सोशल मीडिया पर या फिर हमारे जो फ़ोन के एडिक्शन है या फिर इन छोटी छोटी चीज़ों में हम जो वेस्ट कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टाइम हमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे, वो हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में या फिर मैनी मोर थिंग्स। यस ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज कहीं ना कहीं दोस्त राहुल ने आज हम सभी के साथ में जो दिया है। और वास्तव में आप इंटरव्यू में भी देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई बिल्कुल बनावट नहीं है, 1% भी बिल्कुल कोई मुझे नहीं लगा कि दोस्त ने कुछ, नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है सर सिलेक्शन के बाद भी। अदरवाइज AIR 13 लेने के बाद बच्चे कहीं ना कहीं ऑन दी क्लाउड्स हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ हम नहीं देख पा रहे राहुल के अंदर। बहुत ऐसा अच्छा लगा मेरे को आपकी बात सुन के। मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को कुछ समरी पॉइंट्स आप ऐड करना है ना। बिल्कुल। अगर मैं समराइज कर पाया हमारी बातों में कि यार पहला आपको एक एम लेके चलना है। जैसे आपने पहले दिन कह दिया था कि यार मेरे को ना MEA में सिलेक्शन समथिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस एक्चुअली क्या है कि वो ठीक है, बीच में टाइम ऐसा भी आ जाता है कि जब वो हम भूल ही जाते हैं और बेसिकली एक जॉब हमारे लिए। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप ये लेके चलो कि अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो एक जॉब लेके जाऊँ कम से कम मैं, चाहे MTS कुछ भी हो। क्योंकि नॉर्मली जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही डाउन, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। बिल्कुल सर। बट दैट्स राइट कि एक एम लेके आना चाहिए, चाहे कि एक जॉब लेके जाऊँ, कुछ भी लेके जाऊँ। इस एम के लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी,
बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड कोर्स लें ना लें, आपकी जैसे राहुल ने बताया कि यार हाँ आप लेंगे, आपकी तैयारी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम सेविंग होगा सर, वर्क एज ए कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन। यस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा कि हाँ मॉक देना तो इज लाइक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है ना। मेरे को प्रीवियस पेपर्स देने ही हैं। अगर इन्होंने AIR तेरा अचीव करी है तो सिर्फ इस साल इन्होंने 80 मॉक दिए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉक्स आपने जो पिछले साल दिए थे, उसके पिछले साल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्री प्रीलिम मॉक्स, ओनली मेंस के मॉक्स। मेंस के लिए 80 मतलब मॉक, 70 से 80 मॉक मैंने दिए थे। एंड आप खुद एक बार पेपर पे लिख के देखना 80 मॉक लगाने के लिए, इट्स नॉट 80 मॉक्स। मैं एक मॉक दूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसको सारा सॉल्व करूंगा, और मैं सोने से पहले अगर मैं सारा मॉक सॉल्व नहीं करके, मैं सोने से पहले मेरे को सारे सवाल नहीं आते, तो देयर इज नो सेंस इन गिविंग दैट मॉक। दिस इज वेरी क्रिटिकल, है ना। क्या आपने ऐसा कुछ अपना नोट्स बनाए थे, या फिर क्या आपने ऐसा लिख लिया था कि यार ये वाले सेक्शंस कमजोर है, इस पे इतना टाइम और दूंगा, ऐसा कुछ? एक्चुअली मॉक देने के साथ ही हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं या इन पे मुझे काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से ही करना होता है। फिर मॉक देने का कोई मतलब नहीं बचता। अगर आपने मॉक दिया और मान लो कि आपका ज्योमेट्री का सवाल गलत हुआ, दूसरा दिया उसमें भी गलत हुआ, तीसरा दिया उसमें गलत हो रहा, लगातार आपका ज्योमेट्री का सवाल गलत हो रहा और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर मॉक देने का मतलब ही नहीं। बिल्कुल, इस तरीके से तो हम कितने भी मॉक्स दें, परफॉर्मेंस हमारी सेम रहने वाली है। तो 2-3 मॉक्स के बाद आपको समझ आने लग जाती चीज़ें कि यार यहाँ, अच्छा यहाँ कुछ गलत हो रहा है, देन आप उसको एक बार पकड़ के कहीं से, किसी किताब से, यूट्यूब से, किसी वीडियो से उसको क्लियर कर लो। हाँ, फिर अगली बार आप जब मॉक दोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अगर ये सवाल आएगा तो मैं कर लूँगा इस बार। सो पहला पॉइंट अपना ये था कि हम एक एम लेके चलेंगे कि यार ये करना है। दूसरा ये कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर आप ASO MEA लेके चल रहे हो और आपने ना MTS पेपर दिया, लोग फॉर्म भी नहीं भरते हैं। Exactly. आपने पेपर दिया, आपने क्वालिफाई किया, और आपने जैसा कोट किया कि ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था आपकी जर्नी में, कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रेशर वो हुआ, मैंने गवर्नमेंट जॉब देखी। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि 2019 CGL हुआ था, उसमें मेरे प्री में 180 मार्क्स थे, अराउंड 178, 179, 80, एंड मेंस में भी मेरे इंग्लिश में 176, 177 करीब मार्क्स थे, और मैथ्स में मेरे 182 आए थे, जो मैथ्स का 200 नंबर का पेपर हुआ था। लेकिन उस साल नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरह से हुआ था कि मेरे जो 182 थे वो कट के हो गए थे 145 अराउंड, कुछ ऐसा। तो मुझे कुछ नहीं मिला था, जबकि मैंने सबको बोल दिया था कि मिठाई बंटवा दो, मैं तो लग गया। हो गया बिल्कुल, तो वो हुआ था कि मैं उड़ने लग गया था कि हाँ मेरा तो हो गया यार, मैं तो बन गया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो नॉर्मलाइजेशन होके मेरा कुछ नहीं हुआ था। एट दैट टाइम अगर मेरे पास ये MTS नहीं होती, उस टाइम मेरा ये रिजल्ट रहता MTS का कि MTS में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगता है कि मैं टूट गया होता, मतलब प्रिपरेशन छोड़ चुका होता है, या फिर सोच रहा होता कि यार SSC में होता ही नहीं है सिलेक्शन। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर MTS भी है आपके पास तो इट विल कीप यू मोटिवेटेड। ये बहुत बड़ी, क्योंकि इतनी लंबी मेरी जर्नी है, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद मुझे लगता है कि मैं 2-3 अटेम्प्ट के बाद मैं भी नॉर्मली जैसे नॉर्मली बच्चे टूट जाते हैं ना, मन मन में अपने आप से डिमोटिवेट हो जाते हो, और तो ये चीजें आती है आपके सामने भी। राहुल सेटल नहीं हुए कहीं पे, हाँ, कि ठीक है मेरे को MTS मिल गया तो यार मेरा लक्ष्य रुके नहीं, मेन चीज क्या MTS पर रुके नहीं, पता है कि यार ठीक है वो है मेरी मंजिल वो है, वहां जाके रुकना है। एग्जैक्टली सर। आपने CHSL दिया, सिलेक्शन पोस्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट जैसे दिया, ICR IRA दिया, और मैं ये सभी वही एग्जाम्स के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने क्वालिफाई कर रहे हैं, इनकी जहाँ ज्वाइनिंग आ गई। एक्चुअली मैं ICR का फिर मैं DV में नहीं गया, क्योंकि सीट वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ऐसे ही SSC में मैं DV में नहीं गया, क्योंकि जब मेरा हो रहा है ऑलरेडी तो मैं क्यों सीट खराब करूं। तब एग्जाम देना जरूरत थी, अब तो जरूरत थी नहीं वापस। सो मतलब आप सर सुन रहे हो, ये बहुत मतलब दिस इज अ वेरी मैच्योर थिंग टू से, कि ठीक है अब तो मेरे को सरकारी नौकरी मिल रही है, पर मैं ना किसी दूसरे एस्पिरेंट, क्योंकि मैं उसकी जर्नी जानता हूँ, मैं उसकी सीट खराब नहीं करूँगा, मेरे पास एक नौकरी है, मेरा लक्ष्य ये है। पर हाँ, ये छोटी छोटी सक्सेसेस आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, और आई थिंक वो स्मॉलर सक्सेसेस हैव मेड यू कम हियर टुडे, है ना। कोई 2-3 लाइन आप बस ऐसा अपने सारे फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि यार ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बस, है ना, वो आप बताइए। जी, ये एक तो कि डिसिप्लिन जरूरी है। मोटिवेशन तो ठीक है, मोटिवेशन तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में डिसिप्लिन होके रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, चाहे 6-7 महीने 8 महीने जितना भी। अब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था, इतना कोई प्रतिभाशाली आदमी नहीं था कि मेरा एक बार में ही हो जाता। वो होते होंगे,
हर एक की, आप किसी के लेवल 20 को अपनी लेवल 1 से कंपेयर मत करना, बस सबसे पहला तो ये। कोई प्रो प्लेयर हो तो उसको देख के डीमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि उसका आपको नहीं पता 2-3 साल से मेहनत कर रहा हो। पहला तो ये ध्यान रखना आप। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल में मत उलझना, जो मैंने गलती की थी, बहुत ज़्यादा मत कर लेना। हालांकि मैं बताता हूँ कि मैंने सबको फॉलो किया था, लेकिन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। किसी एक अच्छे टीचर को आप पकड़ना, उनसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तब आप अगले पे शिफ्ट हो जाना, लेकिन 2-3 अपना लिमिटेड रहना, मटेरियल को लेके, बुक्स को लेके भी लिमिटेड रहना। और थर्ड ये है कि थोड़ा खुद पे विश्वास रखना कि हाँ कर लूँगा, कर लूँगा। बिल्कुल, जैसे कि राहुल ने सर सारी चीज़ों को अगर समराइज करते हुए बोला, तो इन्होंने मेनली बात रखी है कि इनेक्शन की तरफ नहीं जाना, हमें अपने प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है। 6 से 7 महीने तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही साथ सर टू द पॉइंट पढ़ना, और किसी एक टीचर को या फिर कहीं से भी आप जो अपने मतलब कहते हैं ना कि यू शुड फॉलो जस्ट वन बुक। और इसी के साथ ही साथ लास्ट पॉइंट आपने और अच्छा सा ऐड कर दिया कि आपको जो है दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अपनी आप देखिए, हम सभी अपने आप में यूनिक हैं। जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं हो सकता है राहुल के अंदर ना हो, जो राहुल के अंदर एबिलिटीज़ हैं हो सकता है हमारे अंदर ना हो। तो हमको अपने आप को यूनिक समझते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड राहुल इज अ परफेक्ट एग्जांपल। यस सर। एंड वन मोर पॉइंट इन माय समरी कि हाँ यार, अगर अभी लग गए हो ना तैयारी में, तो 10 महीने यार रख दो फोन साइड में, जरूरत नहीं है। फोन को तो सर अवॉइड मैं मानता हूँ, सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिए। सोशल को तो यार डिलीट ही कर दो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, फेसबुक को डिलीट कर दो, वापस आ जाएंगे यार। जब नौकरी करोगे 10 महीने बाद, वो सिलेक्शन की फोटो उस डिपार्टमेंट के अंदर आप फोटो खींच के पहली फोटो डालना, नंबर ऑफ लाइक्स कंपैरेटिवली 101% ज्यादा ही होंगे सर, और फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर आपको। बिल्कुल, व्हाट यू ट्राइड यू हैव अचीव्ड नाउ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और वन मोर पॉइंट राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 12th जब आप की है PCM से आपने बताया किया, तो आपकी परसेंटेज क्या रही थी? एक्चुअली ये बहुत ही आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ मेंशन की कि मैं 12th तक बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और नॉर्मली जो सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक तो सर एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। कोई भी जो बहुत सुपीरियर स्टूडेंट है ना, वो कभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आता। वो या तो अगर वो साइंस स्ट्रीम से तो IIT की तरफ चला जाता है, और अगर कॉमर्स स्ट्रीम से तो वो CA की तरफ निकल जाता है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए, इट मीन्स वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, और वो उसकी फैमिली भी एवरेज रही है। हाँ, तो आपकी क्या रही? 12th में सर आप मानोगे नहीं, मेरे 56% थे। अरे वाह सर, देख लीजिए। और ग्रेजुएशन में मेरे 53% है। इट्स रियली वेरी वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी सर। मैं बहुत सच में बहुत ही मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था। एक्चुअली ये था कि पता भी नहीं था कि क्या पढ़ना है गाँव में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से किया था मैंने 12th, और फिर कॉलेज भी मतलब अजमेर से कॉलेज तो ठीक था मेरा, अच्छा DAV कॉलेज से किया था मैंने। आपने DAV से किया। और वन मोर पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप 12th क्लास में थे, तो क्या तभी मतलब तब आपके पास ऐसा कुछ प्लान था, या फिर आपका कुछ ऐसा ड्रीम था कि मैं जो है WME के अंदर सिलेक्शन लूंगा, या फिर मैं CGL क्रैक करके, और मतलब अपने आप को इतना एक अच्छे स्टैंड पर जो है? जब मैंने किया था 2013 में किया था मैंने 12th, तब तो ये होती भी नहीं थी, पता भी नहीं होता था कि ऐसे हाँ, CGL के बारे में बहुत कम आइडिया नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक्चुअली 2016 के बाद मेरे एक भैया रहते थे पास में, वो CGL के लिए प्रिपेयर करते थे। तो जब मैंने देख लिया कि मेरे पास भी कोई चांस नहीं है, और उनका उस साल सिलेक्शन हुआ था, उनका नाम था विनोद कुमार, वो अभी वडोदरा पोस्टेड हैं GST इंस्पेक्टर। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये SSC करके एग्ज़ाम होता है, इसमें ऐसे प्रिपेयर करते हैं। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और उनका अभी तक मेरे कांटेक्ट में, अभी तक हमारी थ्रू आउट जर्नी बातचीत होती थी, उनका अच्छा सहयोग भी रहा। तो दैट्स इट। ये थोड़ा सा एक आपको मैं कहूँगा यार, एक अच्छा गाइडेंस मिला, बिल्कुल एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलती है, गाइडेंस मिला इज समथिंग यूनिक व्हिच यू हैव गॉट, एंड आई थिंक यू हैव बीन लकी टू हैव दैट। यस एक्चुअली ही इज माय गुड फ्रेंड, और वो प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एक तो कोई GST इंस्पेक्टर आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो यूजलेस है, लेकिन एक आपने देखा कि आपका दोस्त है प्रिपेयर कर रहा है, और फिर आप देख रहे हैं कि यार ये GST इंस्पेक्टर बन गया, देन यू गेट मोटिवेटेड, अच्छा हाँ मैं कर लूंगा। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राहुल के 12th में परसेंटेज 56 के आसपास रहे, और ऐसे ग्रेजुएशन में भी 56 के आसपास थे। 53 ओनली, 53% ओनली। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, यू कैन डू दिस। सबसे मेन पॉइंट ही मैं मानता हूँ मोटिवेशन का यही है, जिस दिन बच्चा अपने आप को ये मान ले कि आई कैन डू दिस, तो मैं कह सकता हूँ 50% जर्नी तो उसकी उसी दिन कवर हो जाती है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सर लास्ट तक भी इस चीज को लेकर के जो है ना
हाँ, मतलब खुद पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे होते कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। तो आप भीड़ का हिस्सा ना बने, खुद पर विश्वास करके और तब अपना फर्स्ट स्टेप लें, फिर देन यू विल डेफिनेटली एक टाइम आता है हर एस्पिरेंट की जर्नी में कि मैं कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा यार, ये सब टूट जाता है, अब नहीं हो रहा। व्हाट यू डिड एट दैट टाइम? दैट इज़ द टाइम जब आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ अब रिजल्ट निकलने का टाइम आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ द टाइम, क्योंकि ये टाइम आता है एक्चुअली, ये टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ही तो नहीं रहा, लेकिन फिर आपके पास या तो कुछ लोग क्विट भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं था, कोई भी प्लान था भी नहीं ऐसा कुछ की, तो यही करना था। तो मुझे लगता है कि वो टाइम आता है और उस टाइम आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यार इतना मैं आ ही गया हूँ, अब मैं इसको छोड़ के जाऊँगा। एक तो मैंने इतनी मेहनत की, इसमें इतना एफर्ट डाला है और यहाँ से मैं कुछ रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मतलब ये ऐसे ना इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया है और अब मेरा आउटपुट कुछ निकला ही नहीं। तो वो अगर आप सोचोगे कि नहीं यहाँ से कुछ लेके तो जाना ही है, तो यू विल बी मोटिवेटेड। थोड़ा डिफिकल्ट है कहना, मेरे लिए आसान है, जो फेस कर रहा है उसके लिए मुझे पता है बहुत मुश्किल है, काफ़ी डिमोटिवेशन का जो सामना करना पड़ता है, वो बहुत मतलब फेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह के और उससे बाहर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं है, डिमोटिवेशन के अंदर रहना, डिप्रेशन में रहना सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो राहुल, अभी मैं आपसे एक और पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। अब जैसे आप सिलेक्शन ले चुके हैं, तो अक्सर हम सभी की सक्सेस स्टोरी में एक कॉमन पॉइंट नोटिस करते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। तो आप वो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? दैट विल गो टू माय मदर, आई थिंक। अरे दैट्स For sure. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने फ्यूचर के लिए फिर क्या प्लान किया? अभी आपने क्या सोचा कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं ये करने वाला हूँ? आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? नेक्स्ट मूव एक्चुअली यही है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बहुत डिफरेंट। जॉब है, जॉब करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा साथ में। बट यही है कि मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ, पोइट्री वगैरह भी लिखता रहता हूँ साथ में, और दैट्स इट। आप सोचे कि आपकी पोएम्स की आप बुक लिखेंगे? हाँ, जरूर लिखूंगा, जरूर लिखेंगे, पक्का। बिल्कुल। अब आखिरी बार घूमने कब गए थे? आखिरी बार घूमने ऐसे तो मैं मेरे गांव के पास ही है, पुष्कर है। पुष्कर, तो अभी मैं सिलेक्शन के बाद ही गया था Selection पुष्कर। के वो बाद। हाँ, एक तरह तीर्थ क्षेत्र भी है। हाँ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, मैं भी वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। हाँ, तो वहाँ गया था मैं। वहाँ एक रोप वे भी चलता है ऊपर, टेम्पल है, सावित्री माता का टेम्पल। बिल्कुल। तो वहाँ गया था। बाकी केरला था मैं, तो वहाँ अच्छी जगह होती घूमने की, बढ़िया। उसके अलावा मैं अभी प्री के टाइम गया था उदयपुर। तो आप जैसे राजस्थान से, तो कभी आप माउंट आबू वगैरह पे माउंट आबू घूमने गए? ना, एक्चुअली माउंट आबू में नहीं गया। आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का एक मेजर फैक्टर है कि राजस्थान होकर के माउंट आबू नहीं गए। राजस्थान की भी मेजर चीज़, आई थिंक आप ज़्यादा घूमने फिरने में अपना टाइम प्रिपरेशन टाइम पर जब मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रहा था, तब सच में मैं ज़्यादा, और कोई भी जो बंदा होगा सीरियस होगा, वो उसको टाइम इन सभी चीज़ों को अवॉइड करेगा ही। साल, 1.5 साल, 2 साल तो आप भूल जाओ कि मतलब भूल जाना चाहिए। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि रोबोट बनो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप सो जाओ, रिलैक्स करो, ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ बाद में। तो सोशल मीडिया है, घूमना है, पब्लिक ये जो गैदरिंग्स है, शादी है, इन सब से तो दूर रहना ज़्यादा बेटर है। आप सो जाओ, रेस्ट कर लो, खा लो थोड़ा। जब आप सिलेक्ट होके जाओगे, हाँ, तो एक अलग ही मज़ा आने वाला है। हाँ। फेस वैल्यू होती है, तो वो चीज़ें भाई ने बड़े टाइम से चीज़ों को जो रियलाइज़ कर लिया, समय रहते भाई ने हर चीज़ को बड़े तरीके से प्लान करके, मतलब पूरी ये जो यात्रा है इसको किया है। ऐसा नहीं कि अचानक से सक्सेस मिली है, इनकी तो हर एक चीज़ इफर्ट के बाद मिली हुई है, हर चीज़ प्री डिसाइडेड थी। हाँ, बिल्कुल। आई कैन से दैट ही डोंट लीव एनीथिंग टू लक एंड टू चांस। या इट्स अ वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा लगा वास्तव में दोस्त से, अपने राहुल भाई से बातचीत करके। और आप भी दोस्त, सबसे मेन चीज़ देखो, कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के पीछे का जो मेन मोटिव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सभी भी समझें कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, उस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो हम मेजर गलतियां करते हुए आ रहे हैं ना, जो बराबर चीज़ों को हम दोहरा रहे हैं, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लाइक सोशल मीडिया, लाइक सोशल गैदरिंग्स, लाइक और अपने आप मूड की सुन रहे हैं, आप इनेक्शन की तरफ बराबर जा रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करो। लगभग आपको मैं, जैसे भाई ने भी बताया सारी चीज़ें, कि लगभग आप 8 से 10 महीने का टाइम भी अगर अपने लिए निकाल लिए ना प्रॉपरली, ईमानदारी से, और 8 से 10 महीने भी ये नहीं कह रहे कि आप रोबोट बन जाइए, आप उसमें भी प्रॉपर केवल और केवल 8 से 10 घंटे अपनी प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर लीजिए, स्टडी को दे दीजिए। और 8 से 10 घंटे भी एक साथ ना दे करके आप उसको भी पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके आप जो है कर सकते हैं प्लान। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। मेन चीज़ ये रही, आप देख सकते हैं AR 13 लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
और सिलेक्शन भी बहुत प्यारी मिनिस्ट्री में हुआ। और मैं इसको ऐसा कहूँगा 53% इन 12th या to AR 13 in SSC CGL ASO MEA, है ना? It's a line to it's a statement. एग्जैक्टली Yeah, सर, it is. इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग। Congratulations Yeah. and it was great talking to you यार। बहुत you, अच्छा yeah. लगा आपसे बात करके। And जो डाउन Okay, टू sir. अर्थ नेचर मेरे को राहुल का यही लगा, रहिएगा सर, आप लाइफ टाइम वो चेंज नहीं होना, अपना journey नेचर में आपको कभी बनाया। चेंज नहीं आना Thank you, चाहिए। देखिए thank you. Sure, sir. या ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना बढ़िया से ध्यान रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। हम आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करते रहेंगे। बाय प्यारे दोस्तों।